गुड मॉर्निंग क्लास। कल के एक्सप्लेनेशन वीडियोस में हमने हमारा टॉपिक स्टार्ट किया था हाइड्राइड, जिसमें हमने हमारे जो पहला टाइप होता है हमारे हाइड्राइड का, दैट इज़ आयनिक हाइड्राइड, उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन कि कैसे वो बनता है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं केमिकल और फिजिकल, इनके बारे में हमने पढ़ा था। उसके अलावा हमने कोवेलेंट या जैसे हम मॉलिक्यूलर हाइड्राइड, हिंदी में इसे सहसंयोजी अथवा आणविक हाइड्राइड कहा जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको दी गई थी। आपको मैंने कल वैलेंसी, जैसे हम संयोजकता कहते हैं, और कोवेलेंट कंपाउंड्स यानी कि सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, इसके बारे में बताया था। एक बार थोड़ा सा ब्रीफ में मैं फिर से रिवाइज आपको करा देता हूं कि संयोजकता का मतलब क्या होता है या वैलेंसी क्या होती है। तो किसी भी एलिमेंट, कोई भी जो तत्व होता है, कोई भी जो एलिमेंट होता है, जैसे कि सोडियम का कल मैंने एग्जांपल लिया था, आज मैं क्लोरीन का एग्जांपल ले लेता हूं कि क्लोरीन एक एटम है। क्लोरीन के एक एटम के पास 17 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और जब आप उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण करेंगे, तो आपको 2,8,7 इस फॉर्म में आप इसका क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हैं। तो जो 2,8,7 है दर्शाता है कि इसके पहले ऊर्जा कोश में एनर्जी लेवल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे में 8, फिर तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, और ये ही इसका आउटर मोस्ट शेल बाह्यतम कोश होगा। तो क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि हमारा अष्टक का नियम ऑक्टेट रूल ये कहता है कि किसी भी आउटर मोस्ट शेल में किसी भी परमाणु को स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, स्टेबिलिटी पाने के लिए, उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने की आवश्यकता होती है। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होने चाहिए। तो अब क्लोरीन के पास तो 7 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 8 इलेक्ट्रॉन कैसे करे? तो एक कंडीशन ये हो सकती है कि या तो ये क्या करे, अपने 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, तो उसके बाद इसका बाह्यतम कोश दूसरा वाला बचेगा जिसमें पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन ना ही किसी को देना और ना ही किसी से लेना आसान होता है। तो दूसरा ऑप्शन यह है कि क्लोरीन क्या करे, किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले ले। कल मैंने जब एक्सप्लेन किया था वीडियो में, तो मैंने बताया था कि सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में क्या होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2,8,1। तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो क्या कर सकता है, वो किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता था। तो वो उसके पास ये टेंडेंसी होती है कि वो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके, 1 इलेक्ट्रॉन का दान करके अपने अष्टक को पूर्ण कर लेता है। वहीं पर उसके विपरीत क्लोरीन के पास क्या टेंडेंसी है कि वो किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देने के कारण उस पर धन आवेश आ जाता था, पॉजिटिव चार्ज आ जाता था, जिस वजह से हम उसे विद्युत धन आवेशित या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मानते हैं। ठीक उसी तरह से क्लोरीन जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के, किसी से भी 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के क्या ले आता है, अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज ले आता है, ऋण आवेश ले आता है, इसलिए हम इसको ऋण आवेशित आयन यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन कंसिडर करते हैं। तो वैलेंसी का मतलब रोल यहाँ पर क्या है कि किसी भी परमाणु द्वारा अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए दिए गए व लिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही उसकी संयोजकता कहलाती है। फॉर एनी एटम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड और एक्सेप्टेड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट टू बिकम स्टेबल इज कॉल्ड इट्स वैलेंसी। इन केस ऑफ सोडियम के केस में इसने 1 इलेक्ट्रॉन दिया अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसकी भी वैलेंसी 1 है। और क्लोरीन के केस में क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसकी भी वैलेंसी क्या है, 1 है। आप ऑक्सीजन का चेक करिएगा, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, इसीलिए आपने ऑक्सीजन की जो वैलेंसी सुनी होगी वो 2 सुनी होगी। तो ये हमारा वैलेंसी यानी संयोजकता का कॉन्सेप्ट है। अब कोवेलेंट क्या होता है? तो कोवेलेंट यौगिक यानी कि सहसंयोजक यौगिक या कोवेलेंट कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं, ऐसे यौगिकों को कहते हैं जिनका निर्माण ऐसे परमाणुओं द्वारा हुआ हो जिनकी वैलेंसी, जिनकी संयोजकता लगभग क्या हो, समान हो। मतलब कि ऐसे एटम्स जिनकी वैलेंसी अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो। जब ऐसे एटम्स आकर के बॉन्डिंग करते हैं, बंध बनाते हैं और यौगिक का निर्माण करते हैं, तो ऐसे यौगिकों को सहसंयोजक यौगिक यानी कि कोवेलेंट कंपाउंड्स कहा जाता है। तो आज के हमारे जो हाइड्राइड्स हैं, जो टॉपिक है वो है कोवेलेंट हाइड्राइड्स, जिन्हें हम मॉलिक्यूलर हाइड्राइड भी कहते हैं, यानी कि सहसंयोजक हाइड्राइड, या फिर जिन्हें हम क्या कहते हैं, आणविक हाइड्राइड भी कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कोवेलेंट और मॉलिक्यूलर हाइड्राइड्स।
These hydrides are formed mainly by p block elements except noble gases। ये हाइड्राइड जो होते हैं मुख्यतः p ब्लॉक तत्वों द्वारा बनाए जाते हैं, किनको छोड़ करके? नोबल गैसेस यानी कि अक्रिय गैसों को छोड़ करके। अक्रिय गैसें क्यों? क्योंकि अक्रिय गैसें जो होती हैं वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, बिकॉज दे ऑलरेडी हैव देयर ऑक्टेट कंप्लीट। उनका अष्टक पहले से ही क्या होता है? पूर्ण होता है। Second point, these hydrides usually consist of discrete covalent molecules held together by weak van der Waal forces। सेकेंड की ये जो हाइड्राइड्स होते हैं अलग अलग प्रकार के, डिस्क्रीट माने डिफरेंट, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स सहसंयोजक जो हमारे अणु होंगे उनके द्वारा बने होते हैं। और ये जो आपके अणु हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये किससे जुड़े होते हैं? हेल्ड टुगेदर बाय वीक van der Waal फोर्सेज, यानी कि दुर्बल van der Waal बलों द्वारा ये आपस में जुड़े होते हैं। नॉमेनक्लेचर यानी कि इनकी नेमिंग के बारे में, जो हमारा सिस्टमेटिक नेम है कोवेलेंट हाइड्राइड का, आर डिराइव फ्रॉम द नेम ऑफ एलिमेंट एंड सफिक्स एन। तो कह रहे हैं कि सिंपल होता है इनकी नेमिंग करना, इनका नाम रखना। जो इनकी नामकरण की जो पद्धति होती है वो आसान होती है। सिर्फ जो तत्व आपका उपस्थित हो, जो एलिमेंट उपस्थित हो, उसका नाम ले लीजिए, नाम लिख दीजिए और साथ में उसके आगे सफिक्स लगा दीजिए एन। जैसे कि NH3 में लग जाता है एजेन। एजेन इसलिए क्योंकि ये जो NH3 होता है वो अमोनिया होता है, तो यहाँ पर एजेन नाम आ जाता है। PH3 P फॉस्फोरस से बना हुआ है, तो इसका नाम पड़ जाता है फॉस्फेन। और H2O इसका नाम पड़ जाता है ऑक्सीडेन। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के आगे हमने क्या लगा दिया? एन लगा दिया, तो ऑक्सीडेन। स्टेबिलिटी की बात करें, कोवेलेंट हाइड्राइड्स की जो स्टेबिलिटी होती है, जी हमारे जो सहसंयोजक हाइड्राइड हैं, इनका जो स्थायित्व होता है, तो सबसे ज़्यादा स्थायी जो होता है, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, होती है अमोनिया। उसके बाद हमारा फॉस्फीन, फिर आता है आर्सेनिक हाइड्राइड, एंटीमनी हाइड्राइड और बिस्मथ हाइड्राइड। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, बनाने का जो इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, तो एक तो आप डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से बना सकते हैं। क्या करिए कि आप अपना हाइड्रोजन लीजिए, हाइड्राइड बनाने तो हाइड्रोजन लीजिए, और इसके अलावा कोई भी आप क्या ले लीजिए, अपना पी ब्लॉक तत्व ले लीजिए। जैसे यहाँ पे हमने फ्लोरीन ले लिया। सनलाइट की प्रेजेंस, HNU का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश यानी कि सनलाइट, या फिर हीट करके आप क्या बना सकते हैं? अपने कोवेलेंट हाइड्राइड्स प्राप्त कर सकते हैं। सेकंड में यहाँ देखिए इन्होंने क्या लिया, नाइट्रोजन जो कि एक पी ब्लॉक तत्व है, पी ब्लॉक एलिमेंट है, हाइड्रोजन के साथ इसकी रिएक्शन कराई। कैटलिस्ट यहाँ पर जो है वो हम यूज करेंगे, आयरन को यूज किया जाता है, लिखा नहीं है उन्होंने, आयरन जो है एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को, उसकी स्पीड को बढ़ाने का काम करते हैं। इन्हें हिंदी में उत्प्रेरक कहा जाता है। उत्प्रेरक जो होते हैं वो किसी भी अभिक्रिया के वेग को, उसकी गति को बढ़ाने का काम करते हैं, यानी ताकि जो अभिक्रिया है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो जाए। तो यहाँ पर नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन के साथ मिलकर के अमोनिया का निर्माण करता है। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से हो गया। सेकंड, आप हाइड्रोलिसिस के थ्रू भी करा सकते हैं। हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है जल अपघटन, यानी कि जल से अभिक्रिया। तो देखिए यहाँ पर हमने मैग्नीशियम नाइट्राइड जो है Mg3N2, इसका वाटर से हमने रिएक्शन कराया तो क्या बन गया? अमोनिया बन गया, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बाहर निकल गया। ये जो विधि है आपकी, जो हाइड्रोलिसिस यानी जल अपघटन की जो विधि होती है, मुख्यतः मेटल कार्बाइड्स, नाइट्राइड, बोराइड और फॉस्फाइड के साथ की जाती है। तो ये देखिए यहाँ पर Al4C3 ये आपका कार्बाइड है, Mg3N2 जो कि अभी हमने पढ़ा ये हमारा नाइट्राइड होता है, Mg3B2 से बोराइड बनते हैं और P2 से बनते हैं फॉस्फाइड। तो इनके हाइड्रोलिसिस के थ्रू हम हमारे जो कोवेलेंट हाइड्राइड हैं, जो सहसंयोजी हाइड्राइड हैं, उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन और भी हैं, बट जो हमारे इंपॉर्टेंट थे वो हमने पढ़ लिए। नाउ कम टू द टाइप्स ऑफ कोवेलेंट हाइड्राइड, यानी कि सहसंयोजी जो हमारे हाइड्राइड हैं उनके प्रकार। ऑन द बेसिस ऑफ लुईस स्ट्रक्चर कोवेलेंट हाइड्राइड्स में बी फॉलोइंग टाइप्स। लुईस एक साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने जो संरचनाएं दी कोवेलेंट कंपाउंड की, कोवेलेंट यानी सहसंयोजी यौगिकों की जो संरचनाएं दी, उनका जो स्ट्रक्चर हमें बताया, उसके बिहाफ पर हमारे पास निम्न प्रकार के हाइड्राइड जो हैं वो पाए जाते हैं। सबसे पहला पाया जाता है इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड क्या होता है? दीज हाइड्राइड्स हैव एग्जैक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे हाइड्राइड होते हैं जिनके पास केवल उतने ही इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं जितना उनको बंध बनाने में जरूरत पड़ती है। जैसे कि मीथेन है, सिलिकॉन हाइड्राइड है, जर्मेनियम हाइड्राइड है, स्टेनस हाइड्राइड है, लेड हाइड्राइड है। जिसमें से मीथेन का मैं अगर आपको
बताऊं कि ये कैसे बनता है, तो आप ध्यान दीजिए, कार्बन जो होता है उसकी वैलेंसी, उसकी संयोजकता 4 होती है। कार्बन का परमाणु क्रमांक जो होता है 6 होता है। तो कार्बन का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो आप लिखेंगे 2,4। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं। तो इसको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो कार्बन जो है हमारा वो 4 बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ देखिए ये मीथेन जो है, मीथेन में हाइड्रोजन भी कितने हैं, 4 हैं। तो ये चारों हाइड्रोजन जो हैं एक एक बॉन्ड से जुड़ जाते हैं जाकर, और हाइड्रोजन की जो संयोजकता होती है, जो वैलेंसी होती है, वो 1 होती है। तो दोनों के पास उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं जितने उन्हें बॉन्ड बनाने में जरूरत होती है। तो ऐसे जितने भी आपके हाइड्राइड होंगे उन्हें इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड कहा जाएगा। सेकेंड, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड, मतलब ये हाइड्राइड ऐसे होते हैं कि हाइड्राइड बनाने के बाद भी इनका जो अष्टक होता है, बॉन्ड बनाने के बाद, बंध बनाने के बाद भी इनका जो ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट नहीं होता है। देखिए, दीज हाइड्राइड्स कंटेन सेंट्रल एटम विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। जैसे BH3 है, एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, इन सब में आप एल्यूमिनियम का बॉन्डिंग भी करा देंगे, बंध बना देंगे, तो भी इनका अष्टक क्या नहीं हो पाता है, पूर्ण नहीं होता है। कैसे? एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर होता है 13 होता है। तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 2,8,3 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो हमने क्या बना दिया, हमने यहाँ पर एल्यूमिनियम बनाया, और अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है, 5 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है। लेकिन इसने बॉन्ड कितने हाइड्रोजन से बनाया, देखिए केवल 3 हाइड्रोजनों से। तो ये 1 2 3, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। ये मैं नीचे बना देता हूँ यहाँ पर, ये मैंने 3 हाइड्रोजन बना दिए। तो 3 बॉन्ड बनाने के बाद भी इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 3 अपने इलेक्ट्रॉन थे, 3 हाइड्रोजन के आ गए, तो भी 6 हुए। अष्टक फिर भी नहीं पूरा हुआ, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड। एंड थर्ड टाइप होता है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, माने यहाँ पर जो आपका सेंट्रल एटम होगा उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, अधिकता होती है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर के रूप में पाए जाते हैं। जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल है अमोनिया, NH3। कैसे? नाइट्रोजन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है हमारा 7 एटॉमिक नंबर होने की वजह से इसके पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2,5। तो 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक पूर्ण करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है, 3 इलेक्ट्रॉनों की। 3 इलेक्ट्रॉन तो इसने क्या करे, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया। ये देखिए स्ट्रक्चर अगर आप इसका बनाएंगे, यहाँ पर ये आपने नाइट्रोजन लिया, 1 2 3, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन थे और 3 इसने बंद बना लिए, 6, और 2 इसके पास जो अपने खुद के इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर इस तरह से लोन पेयर के रूप में उपस्थित रहते हैं। तो इसका मतलब है कि ये ऐसा हाइड्राइड है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, अधिकता होती है, इसलिए इसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। हिंदी में देख लीजिए, सहसंयोजी अथवा आणविक हाइड्राइड। सबसे पहले ये हाइड्राइड मुख्यतः पी ब्लॉक तत्वों के द्वारा बनाए जाते हैं, किनको छोड़कर, अक्रिय गैसों को छोड़कर। कारण मैं आपको बता चुका हूं। सेकेंड पॉइंट, ये हाइड्राइड सहसंयोजी अणुओं के बने होते हैं तथा आपस में क्षीण वॉन डेर वाल बलों के द्वारा जुड़े होते हैं। क्षीण माने होता है वीक, यानी कि बहुत कम, जिसका बल जो हो वो बहुत कम हो। थर्ड पॉइंट, इनके नामकरण के लिए कुछ विशिष्ट नाम प्रयोग होते हैं तथा कुछ में तत्व के नाम के अंत में एन लगाते हैं। तो कुछ में स्पेशल नाम आ जाएंगे और कुछ में आप क्या करोगे कि एलिमेंट का जो भी एलिमेंट यूज हो रहा है उसके लास्ट में ही आप एन लगा दो। जैसे एजेन, एजेन में जो ये नाइट्रोजन है उसके अकॉर्डिंग इसका नाम नाइट्रेन होना चाहिए था, लेकिन इसका स्पेशल नाम दे दिया हमने एजेन। PH3 के केस में P से फॉस्फोरस होता है तो फॉस्फोरस में एन लगा दिया तो फॉस्फेन बन गया। इस तरह से हमने क्या रखा है, इनका नामकरण कर सकते हैं। इनका स्थायित्व देख लीजिए, सबसे ज्यादा स्थायित्व जो होता है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी जो होती है वो होती है हमारे अमोनिया की, NH3 की, फिर PH3, देन ASH3, देन SbH3 एंड देन BiH3। Bi बिस्मथ है, Sb एंटीमनी है और AS जो है आर्सेनिक है। नेक्स्ट पॉइंट, इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि इनके निर्माण की विधियां। तो आप इसे डायरेक्ट किसी भी तत्व, किसी भी पी ब्लॉक तत्व की अभिक्रिया सीधे हाइड्रोजन से कराकर आप इन्हें प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए इन्होंने H2 की रिएक्शन O2 से कराई तो क्या बन गया, वाटर। H2 की अभिक्रिया जो है फ्लोरीन से कराई तो क्या बन गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड। और H2 की अभिक्रिया नाइट्रोजन से कराई तो बन गया NH3 है, जिसे हम कहते हैं अमोनिया।
तो ये फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तीनों ही हमारे क्या होते हैं, पी ब्लॉक तत्व हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट हैं, जिनकी हम डायरेक्ट हाइड्रोजन से रिएक्शन करके हमारे सहसंयोजी हाइड्राइड प्राप्त कर सकते हैं। सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जल अपघटन द्वारा। जल अपघटन में होता क्या है कि किसी भी धातु के कार्बाइड, नाइट्राइड, बोराइड और फॉस्फाइड ये जल अपघटन करके, जल से अभिक्रिया करके क्या करते हैं, हाइड्राइड हमें प्रदान करते हैं। जैसे एल्युमिनियम कार्बाइड, सी जो है वो कार्बाइड है, एल्युमिनियम कार्बाइड वाटर मॉलिक्यूल जल के साथ अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा, मीथेन बनाता है और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड अलग हो जाता है। Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड वाटर के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है और अमोनिया हमें प्राप्त हो जाती है। Mg3B2 मैग्नीशियम बोराइड वाटर के साथ यानी जल के साथ अभिक्रिया करके B2S6 बोरेन बनाता है और कैल्शियम फॉस्फाइड ये वाटर के साथ अभिक्रिया करके फॉस्फीन बनाता है। तो ये हमारे कुछ मुख्य मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, कुछ मुख्य हमारी निर्माण विधियां हैं हमारे कोवेलेंट हाइड्राइड यानी सहसंयोजी हाइड्राइडों की। नेक्स्ट पॉइंट है सहसंयोजी हैलाइडों के प्रकार। तो हमने बताया कि 3 प्रकार में हम इनको क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन तुल्य हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड और इलेक्ट्रॉन धनी हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन तुल्य हाइड्राइड में ऐसे हाइड्राइड आते हैं जिनके पास गिनती के मतलब कि फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनमें केंद्रीय परमाणु के सभी इलेक्ट्रॉन बंधन में भाग लेते हैं तथा इसका अष्टक पूर्ण होता है। मतलब यहाँ पर जो आप मॉलिक्यूल पढ़ेंगे उनका ऑक्टेट भी कंप्लीट होगा और जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आपके बंध के निर्माण में यानी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे CH4 का केस मैंने बताया था, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो कार्बन की चारों संयोजकताएं 4 हाइड्रोजनों से जुड़ी होती हैं और हर एक हाइड्रोजन कार्बन के हर एक इलेक्ट्रॉन से जुड़ा होता है। स्ट्रक्चर देख लीजिए इसका, ये यहाँ पर मैंने CH4 का स्ट्रक्चर बनाया है। C कार्बन की 4 संयोजकताएं दिख रही, 1 2 3 4, तो ये कार्बन की संयोजकताएं। और हाइड्रोजन देखिए सिर्फ एक ही से तो जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संयोजकता 1, इस हाइड्रोजन की संयोजकता भी 1, इस हाइड्रोजन की संयोजकता भी 1 और इस हाइड्रोजन की संयोजकता भी 1। हाइड्रोजन के बाहतम कोश में 1 1 इलेक्ट्रॉन होता है तो उनकी संयोजकताएं 1 है, और कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में बाहतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसकी संयोजकता 4 है। और कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉनों ने बंध के निर्माण में भाग लिया है और हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन ने ही क्या करा हुआ है, बंध के निर्माण में भाग लिया हुआ है। तो इस तरह से जो हमारे हाइड्राइड होते हैं इन्हें इलेक्ट्रॉन तुल्य हाइड्राइड कहा जाता है। इनमें इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है वो फिक्स होती है, मतलब कि अधिक नहीं होते हैं ना कम होते हैं। सेकेंड जो है इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड, इनमें केंद्रीय परमाणु का अष्टक अपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यून है, इनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। जैसे कि एल्युमिनियम हाइड्राइड और बोरेन BH3 दोनों ही हाइड्राइड जो होते हैं वो बंध बनाने के बाद भी, बॉन्ड बनाने के बाद भी इनका अष्टक जो है पूर्ण नहीं हो पाता है। इनके बाहतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो पाते हैं। इसका जो एक्सप्लेनेशन है स्ट्रक्चर का वो मैंने इंग्लिश मीडियम के थ्रू जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था बुक के थ्रू, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन धनी यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। इनमें केंद्रीय परमाणुओं के पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। बंध बनाने के बाद भी, हाइड्राइड निर्माण के बाद भी इनके पास बाहतम कोश में अष्टक इनका पूर्ण रहता है और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, बचे रहते हैं कि ये किसी को इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं। तो ऐसे हाइड्राइडों को इलेक्ट्रॉन धनी हाइड्राइड कहा जाता है। इसमें एग्जाम्पल आता है हमारा H2O वाटर का, NH3 अमोनिया का, PS3 फॉस्फीन और HCl का, जिसमें मैंने अमोनिया के स्ट्रक्चर को, अमोनिया की संरचना को जो है सूत्र के माध्यम से जो है इंग्लिश मीडियम वाली बुक में जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किया है, आप इसे देख सकते हैं। तो आज के हमारा जो टॉपिक था वो था हमारा कोवेलेंट हाइड्राइड यानी कि सहसंयोजी हाइड्राइड कैसे बनते हैं, कौन कौन से परमाणु इसमें भाग लेते हैं और क्या इनके निर्माण विधियाँ होती हैं तथा यह कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट हमारे जो 2 हाइड्राइड बचे हुए हैं, धात्विक या अंतरकाशी जिसे हम मेटेलिक कहते हैं, और लास्ट पॉलीमेरिक और कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा जिसे हम मंडे के एक्सप्लेनेशन में कंप्लीट करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।